आपके सिलेबस में यूनिट 4th का एक चैप्टर है जिसका नाम है कन्फॉर्मल मैपिंग मूबियस ट्रांसफॉर्मेशन। ये दोनों टॉपिक आज हम शुरू करेंगे। तो उसमें आपका कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन या कन्फॉर्मल मैपिंग भी कहते हैं उसको, ये बात की डिस्कशन आज हम करेंगे उस टॉपिक से संबंधित। जैसे आप कोई भी बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की, तो ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि भाई एक तरह का बदल, एक चीज को दूसरे चीज में बदलना। जैसे आपने फिजिक्स में या बहुत जगह आप ट्रांसफॉर्मेशन शब्द का इस्तेमाल किया होगा। यहाँ मैथमेटिक्स में भी ट्रांसफॉर्मेशन का है। जैसे आपको याद होगा कि कोई भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता था, एक्स वाई में कोई चीज दी जाती थी, उसको पोलर में हम ट्रांसफॉर्म कर देते थे। तो उसी तरह का यहाँ भी ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंस इसलिए है क्योंकि हम जो बात कर रहे होते थे, जब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की जब बात करते थे, उस समय जो ट्रांसफॉर्मेशन जो होता था वो रियल वेरिएबल्स के लिए भी होता था, और दो ही रियल वेरिएबल्स होता था, उसी के हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर लेते थे। लेकिन यहाँ जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात यहाँ पर आपके कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन की बात होने जा रही है। तो यहाँ पर भाई मान लीजिए कि इन जनरल हम बात करें ट्रांसफॉर्मेशन की, तो ट्रांसफॉर्मेशन में हम ये कर सकते थे भाई कि एक्स वाई यानी 2 डायमेंशन का ट्रांसफॉर्मेशन हम जानते हैं, 3 डायमेंशन का ट्रांसफॉर्मेशन भी जानते हैं। यानी अगर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन 3 डायमेंशन में करनी है तो वी नीड 3 वेरिएबल्स, 3 रियल वेरिएबल्स। अगर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है 2 डायमेंशन में तो हमको 2 वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है, रियल वेरिएबल्स की। लेकिन जब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे, तो ऐसे में हमारे पास 4 रियल वेरिएबल हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं जरा सा यहाँ ध्यान दें। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम कोई भी बात करते हैं, जेड मान लीजिए कर ले हम, एफ ऑफ एक्स वाई, तो ये 3 डायमेंशन का ट्रांसफॉर्मेशन है। यानी कि जेड का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है एक्स वाई में, ये 3 डायमेंशन का ट्रांसफॉर्मेशन है। और ये जो रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है सरफेस, ये रिप्रेजेंट करता है सरफेस। अगर हम कोई भी बात करते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये आपका रिप्रेजेंट करता है कर्व। ये आपका 3 डायमेंशन का है, 3D का है, और ये आपका है 2D का है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसी भी फंक्शन की w इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड की, तो यहाँ पर हमारे पास पता होगा कि z जो होता है आपका x प्लस आई टाइम्स वाई होता है, और जो w होता है एक्चुअली वो होता है आपका u प्लस आई भी होता है। तो यहाँ हम जब लिखेंगे इसको, इस बात को यहाँ पर हम जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा u प्लस आई भी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस आई जेड आई वाई। तो यहाँ देखें आपके पास 4 रियल वेरिएबल मिल रहा है। एक हो रहा है x भी हो रहा है, y भी हो रहा है, u भी आपका है, भी आपका है। ये सारे के सारे 4 रियल वेरिएबल्स मिल रहे हैं। अब ये ऐसे में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा और किस तरह से हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन इसकी चर्चा करेंगे, और ये चर्चा के साथ साथ कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन कब कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है इसके बारे में भी जानेंगे। और उस कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन से मूवियस ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हम बताएंगे, कौन सा कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन जो है मूवियस ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से जाना जाता है, इसकी भी चर्चा हम लोगों को करेंगे। इतना ही आपके सिलेबस का कंसर्न है। तो ये आपके सिलेबस का जो लास्ट टॉपिक है, क्योंकि हमने, आपको याद होगा कि फर्स्ट यूनिट के सारे टॉपिक्स पढ़ा दिए थे, सेकेंड यूनिट के भी सारे टॉपिक्स पढ़ा दिए थे, थर्ड यूनिट के भी सारे टॉपिक्स पढ़ा दिए थे, फोर्थ यूनिट का यही टॉपिक एक बचा था जो पढ़ाना बाकी था, और फिफ्थ यूनिट भी हमने सारा पढ़ा दिया है टॉपिक। अब आपको इस टॉपिक से संबंधित हम जो बात करने जा रहे हैं उसको ध्यान से देखें। तो यहाँ पर बात करने से बात हमारी समझ गए होंगे आप कि ये क्यों हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात जो कर रहे हैं, कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। एक्चुअली ये क्या है कि 4 वेरिएबल्स, रियल वेरिएबल का ट्रांसफॉर्मेशन जो हम करते हैं उसके बारे में विशेष है, और इसीलिए इस बात को यहाँ पर चर्चा की गई है। तो आइए हम बात करते हैं आपको
ट्रांसफॉर्मेशन की पहले जनरल की बात कर लें। ये पहले जनरल हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की। ट्रांसफॉर्मेशन की बात हम करेंगे। आपको पता है कि मैंने अभी समझा भी दिया था कि अगर कोई भी 2 डायमेंशन का है, y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, तो वो ये y को x में ट्रांसफॉर्म कर देता है। अगर z इज इक्वल टू एक्स वाई में है, तो ये हम कह सकते हैं कि z को एक्स वाई में ट्रांसफॉर्म कर देता है कोई ट्रांसफॉर्मेशन, z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई अगर है तो। उसी तरह से हम w इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड की बात जब करेंगे, यानी कि u प्लस आई भी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस आई वाई की बात करेंगे, तो ये जो इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे, इस बात की हम चर्चा करने जा रहे हैं। और इसको हम आपको थोड़ा सा ये एक बात बताने जा रहे हैं, उसको ध्यान से आप देखें। यहाँ आपको लिखना पड़ेगा we know that the transformation y is equal to fx in xy plane and z is equal to f of xy is the transformation in xyz plane but the transformations w is equals f of z, actually this is nothing but it is u plus I times v is equals f of x plus iy involves four real variables x y in z plane and u v and v in w plane. We can say in w plane xy in z plane and u and v in w plane. So we can say that the function w is equal to fz fz defines a transformation of z plane, defines a transformation of z plane, defines a transformation from z plane to w plane, from z plane to w plane. तो ये हम कह सकते हैं कि द फंक्शन जो है आपका, ये ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करता है, वो जेड प्लेन से डब्ल्यू प्लेन में ये डिफाइन करता है। इस बात की चर्चा हम एक एग्जांपल से समझेंगे। We shall consider an example. With the help of this example, we can understand, we can get its representation, how a function
of complex variable is going to have its transformation, and which type of transformations is called conformal transformation या conformal mapping. इस बात की चर्चा हम एक एग्जाम्पल से करने जा रहे हैं. Just I am taking an example. We consider an example. एक एग्जाम्पल हम लेते हैं. A transformation given by a transformation is given by W is equal to, ये कोई ट्रांसफॉर्मेशन W is equal to Z plus 1 minus I, Z plus 1 minus I, ये ट्रांसफॉर्मेशन दिया है. हमको इस ट्रांसफॉर्मेशन को Z प्लेन से W प्लेन में दर्शाना है. तो हमारा ये क्वेश्चन ये है, हाउ टू represent this transformation from Z plane to W plane. Z plane to W plane में हम इस ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसके बारे में हम आपको पहले बताएंगे, और तब हम आगे की बात करेंगे कि कन्फॉर्मल मैपिंग या कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन, कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा वो कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से जाना जाएगा और क्या उसका बिहेवियर होगा. इस बात की चर्चा हम आगे करेंगे. यहाँ देखिए, हम जो बात करने जा रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन दिया है एक्चुअली वो ये दिया है, गिवन ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास दिया है. गिवन ट्रांसफॉर्मेशन ये जरा सा ये भी है कि फॉर द रीजन, यहाँ पर लिखना भूल गया है, फॉर द रीजन, और ये रीजन दिया गया है. तो ये रीजन भी दिया गया है. रीजन इन जेड प्लेन, फॉर द रीजन इन जेड प्लेन is x equal to 0, y is equal to 0, x equal to 1 and y is equal to 2. ये दिया है. x equal to 0, y is equal to 0, x equal to 1 and y is equals 2. ये आपको जेड प्लेन में दिया है. तो हमारे पास जो गिवन है इसको हम लिखेंगे, गिवन ट्रांसफॉर्मेशन is W is equals Z plus 1 minus I. ये एक ट्रांसफॉर्मेशन दे दिया गया है. And in Z plane, the reason in Z plane is D, bounded by x equal to 0, y is equal to 0 and comma x equal to 1 and y is equals 2. ये हमारे पास दिया है, ये हमारे पास रीजन दिया गया है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन 1 इसको लिख लेंगे, ये ट्रांसफॉर्मेशन 1 है. पहले हम एक्स वाई प्लेन में इस रीजन को बताएंगे. यहाँ हमारे पास ये हो गया वाई एक्सिस, यू नो, और ये हो गया एक्स एक्सिस. यहाँ हम बात करने जा रहे हैं x equal to 0. x equal to 0 is line y axis and y is equal to 0 is the line x axis, and x equal to 1. So here you mark x equal to 1. We draw a line here parallel to y axis is x equal to 1, you know, and y is equal to 0, y is equals 2. So here is y is equals 1 and here is y is equals 2. Here is 2, here is 1. So
y is equals 2 is the line here, y is equals 2, x equals 0. So it is well known that this region is given in z plane, and this region is to be transformed in w plane by the transformation. So we need to find the region which is transformed in z plane to into w plane. हमको ये देखना है कि ये जो z प्लेन का जो रीजन है, इस रीजन को w प्लेन में इस ट्रांसफॉर्मेशन से कौन सा रीजन प्राप्त होगा, इसकी बातें में हमको यहां पर करनी है। तो यहाँ तो हमारे पास ये तो बड़ा क्लियर दिख गया भाई कि हमारे पास इस रीजन है, इसको हम लेते हैं डी रीजन है। हमको डब्लू रीजन डब्लू प्लेन में, ये आपका जेड प्लेन है, ये हम कहते हैं इसको जेड प्लेन। इस जेड प्लेन की बात कर रहे थे हम। अब इसको जब डब्लू प्लेन में होगा तो वो कौन सा रीजन होगा, इसकी बात हम करेंगे और इस ट्रांसफॉर्मेशन की करस्पॉन्डिंग की बात करने जा रहे हैं। तो आइए हम इस रीजन को हम डिस्कस करें। हमारी बात सबको समझ में आ रही है? हेलो, यस सर। तो यहां हम जो बात करने जा रहे हैं डब्लू के बारे में आपको पता है कि u प्लस आई टाइम्स b होता है। यहां जो बात कही गई है z प्लस 1 माइनस आई, जेड का मतलब होता है x प्लस आई वाई, और 1 माइनस आई का मतलब 1 माइनस आई। इसको हम रियल पार्ट की बात करें तो हो जाएगा x प्लस 1, और आई कॉमन लेंगे तो हो जाएगा y माइनस 1। यहां से रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करें तो u की वैल्यू आएगी x प्लस 1 और v की वैल्यू आएगी y माइनस 1। अब हम एक काम करेंगे कि हम इसमें आपको एक u एक्सिस बनाएंगे। We will draw a line vertical which is v axis, and with the line horizontal which is u axis, because just we want to find the w plane, and here is the w plane. W plane is a plane containing the two lines, one horizontal line and one vertical line. One horizontal line is u axis and one vertical line is v axis. This is w plane. And so how this region is going to transform into another region d dash in w plane, इसको हम देखना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं। यहां हम क्या करेंगे कि यहां पर बात करेंगे, एक होगा जेड प्लेन की बात करेंगे हम, और यहां करेंगे हम डब्लू प्लेन की बात करेंगे। ये डब्लू प्लेन की बात हो गई, जेड प्लेन की बात हो गई। यहाँ पर x इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 रखेंगे तो u इज इक्वल टू 1 हो जाएगा डब्लू प्लेन में। y इज इक्वल टू x इक्वल टू आपका है, शायद x इक्वल टू 1 भी है, तो ऐसे में यहाँ पर हम u इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। y इज इक्वल टू बात कर लें हम, अगर 0 है तो यहाँ पर v इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। y इज इक्वल्स 2 कर लें तो यहाँ पर v इज इक्वल्स 1 हो जाएगा। तो हमारे पास ये जो रीजन था जेड प्लेन में, वो जेड प्लेन से हटके अब डब्लू प्लेन में ये रीजन हमको प्राप्त हो गया। अब इस रीजन की प्राप्ति के हिसाब से हमको जो है आगे बढ़ना है और देखना है कि ये कौन सा रीजन होगा। तो u इज इक्वल टू 1 जो लाइन खींची जाएगी वो हम सपोज कर लेते हैं यहाँ u इज इक्वल टू 1 है। u इज इक्वल टू 1 जो लाइन खींची जाएगी वो भी एक्सिस के पैरेलल होगा एट डिस्टेंस 1 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन। दिस इज u इज इक्वल्स 1, दिस इज u इज इक्वल्स 1। अब हम बात करते हैं u इज इक्वल्स 2 की, तो यहाँ पर 2 यूनिट है, मान लीजिए यहाँ पर 2 यूनिट है, यहाँ से एक लाइन खींच लेते हैं पैरेलल, ये आपका हो गया u इज इक्वल्स 2। अब बात करना है v इज इक्वल्स -1 का, तो v इज इक्वल टू -1 नीचे होगा, इट इज -1, सो ये v इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। इट इज v इज इक्वल्स -1। फिर u इज इक्वल्स v इज इक्वल्स 1 है, तो यहाँ पर हम मार्क कर लें, यहाँ कहीं आपका 1 होगा, ये v इज इक्वल्स 1 हो गया, इट इज v इज इक्वल्स 1। अब देखें यहाँ पर कि कौन सा रीजन बन रहा है, तो यहाँ पर इसको हम सेट कर दें यहाँ पर, तो ये जो रीजन आपको दिख रहा है ये हो जाएगा आपका डी डैश रीजन।
ये जो होगा आपका वो डी डैश रीजन होगा जो डब्ल्यू प्लेन में होगा। यानी कि इसके ट्रांसफॉर्मेशन से, जो ट्रांसफॉर्मेशन 1 दिया गया था, इसके ट्रांसफॉर्मेशन से हम जेड प्लेन के रीजन को इस डब्ल्यू प्लेन के रीजन में इस तरह से हम ट्रांसफॉर्म कर दिए। एग्जैक्टली इसी तरह के ट्रांसफॉर्मेशन की बात हमको आगे करनी है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन कब जो है कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इसकी बात हम जा रहे हैं अब करने। तो क्या आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आया कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन इज नथिंग बट इट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन from Z plane to W plane, and this transformation, under what condition this transformation will be conformal transformation, now we shall discuss. बात समझ में आ रही है सबको? हेलो हेलो, कोई भी दिक्कत होती है तो प्लीज टेल मी, आई विल एक्सप्लेन एंड दिस in the same lecture. Hello, is there any difficulty? सर इसका क्या यूज है इसमें? किसका यूज कहाँ है? नहीं, ऐसे जो ट्रांसफॉर्मेशन है हाँ हाँ, उसको उसकी जरूरत कब पड़ी थी? देखिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, वो प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, तो उनके बारे में स्टडी कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए कोई सवाल कर रहे हैं फिजिक्स का, उसमें कुछ इस तरह से मिल जाए 3 - 2i, तो इसका अध्ययन कैसे करेंगे आप? इसको प्लॉट करेंगे ना, इसके बारे में जानेंगे ना कि कौन सा रीजन है, क्या है। या हमको कहीं मिल जाए, आपको इस तरह का जो रीजन ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाए इस तरह का कहीं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या कहीं भी, तो इसका स्टडी करने के लिए, इसके बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करने के लिए हम इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनका ट्रांसफॉर्मेशन करने से हमको बहुत सारी नई चीजें प्राप्त हो जाती हैं जो पहले से उसके बारे में जानकारी नहीं थी। हमारी बात समझ में आ रही है मिस्टर प्रखर त्रिपाठी? हेलो। हाँ हाँ जैसे आपको कहीं स्पेस में स्टडी करते समय, रिसर्च करते समय कुछ ऐसा मिल गया जो समझ में नहीं आ रहा है, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर मिल गए जो समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको ये समझने के लिए उसको हम कोशिश करेंगे कि भाई उसको किसी दूसरे में ट्रांसफॉर्म करें। जब किसी दूसरे में जब ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हो सकता है कि उसका ट्रांसफॉर्मेशन आसानी से समझ में आ जाए। तो उस रीजन को समझने के लिए वी नीड अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम सो दैट इट कैन बी स्टडीड वेरी इजिली मैनर। हमारी बात क्लियर हो रही है मिस्टर प्रखर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। तो ये हम आपको बताने जा रहे थे। नाउ वी शैल डिस्कस व्हाट इज कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहां पर आप कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन लिखें प्लीज। कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन, इसके बारे में आपको जानना है कि कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। इसके वास्ते हम क्या करते हैं, पहले मैं आपको समझाता हूं ओरली, फिर मैं आपको बताऊंगा एक्चुअली है क्या। मैं आपको इसको ध्यान से सुनेंगे तो शायद आपके दिमाग में बैठ जाए, अगर एक ध्यान से सुनेंगे तब। इफ यू आर डूइंग समथिंग and putting your earphone in your ear and you are taking attention on some other activities, so you will not get easily conformal transformation. तो आप जरा ध्यान से सुने इस बात की। एक्चुअली है क्या, कोई भी जेड प्लेन में कोई दो कर्व लिया जाए, ये दोनों कर्व किसी भी पॉइंट पर काटते हो एक दूसरे को। जाहिर है कि अगर कोई भी दो कर्व किसी एक पॉइंट पर काटते हैं तो उनके बीच में एंगल जरूर बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? हेलो, आई एम नॉट गेटिंग एनी रिस्पॉन्स। कैन यू हियर मी? हेलो, अरे भाई कोई भी, यस सर। सो गए हो क्या तुम लोग? नो सर।
तो प्लीज टेल मी, आई एम आस्किंग समथिंग, तो उसको रिप्लाई करो ताकि हमको लगे कि हमारे बच्चे सुन रहे हैं हमारी बात। एक्चुअली ये है क्या कि हम जेड प्लेन में कोई भी दो कर्व लेते हैं, दोनों कर्व किसी पॉइंट पर जब इंटरसेक्ट करते हैं तो जाहिर है कि उनके बीच का कुछ एंगल बनेगा, राइट? यस और सर। डब्लू प्लेन में भी दो कर्व लेते हैं, इसी के करेस्पॉन्डिंग किसी ट्रांसफॉर्मेशन के तहत इस दोनों कर्व को जेड प्लेन से डब्लू प्लेन में हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, और उस ट्रांसफॉर्मेशन में भी यहां पर सी डैश एक कर्व मिलता है या सी डबल डैश एक दूसरा कर्व मिलता है, दोनों के बीच में एंगल कुछ वहां बनेगा, वो डब्लू प्लेन में बनेगा। तो अगर ये जो जिस ट्रांसफॉर्मेशन के तहत जेड प्लेन में दो कर्व जहां किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते थे, वो किसी ट्रांसफॉर्मेशन के तहत डब्लू प्लेन में भी दूसरे कर्व के रूप में ट्रांसफॉर्मेशन प्राप्त कर लिए जाए, वो दोनों ही कर्व डब्लू प्लेन में किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन को कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन तब कहेंगे जब डब्लू प्लेन में दोनों कर्वों के बीच का एंगल और जो जेड प्लेन में दोनों कर्वों के बीच का एंगल बराबर हो जाए। अगर दोनों जेड प्लेन में भी जितना एंगल बनता है थीटा, और डब्लू प्लेन में भी जो ट्रांसफॉर्मेशन से थीटा बन जाता है, सेम एंगल बन जाते हैं, तो हम इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन को हम कहते हैं कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। हमारी बात समझ में आ रही है सबको? हेलो हेलो, यस सर। कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन के क्या समझे कि जेड प्लेन में अगर कोई भी दो कर्व लिए जाएं, किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हों, और उसका ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से डब्लू प्लेन में किए जाएं, इन दोनों कर्व जो जेड प्लेन में थे उनके करेस्पॉन्डिंग डब्लू प्लेन में भी दूसरे अलग अलग कर्व मिले ट्रांसफॉर्मेशन के तहत, इस प्रकार से मिले कि उन दोनों कर्वों के बीच भी वही एंगल प्राप्त होता है जो एंगल जेड प्लेन के बीच में था। तो ऐसे में ये ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। तो यू राइट हियर, we suppose there are two curves C1 and C2, such that they are intersecting at a point P at an angle theta in Z plane, and these two curves